जो पहली टर्म यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम, दैट इज चार्ज। सिंपली चार्ज को हमने डिफाइन सीआईज में करना है, Q इज इक्वल टू आई टी। मैथमेटिकल इसकी जो फॉर्म है उसको हमने यूज करना है, दिस वन जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये आपने लिखना है। और उसके बाद आपने एग्जामिनर को बताना है कि Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, I स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। ये चार्ज को आप वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते, रिमेंबर दैट। तो इसलिए हमेशा इसको मैथमेटिकल जो इसका एस्पेक्ट है उसको आप यूज करेंगे और उससे आप जो है इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ज की बेसिक डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तो आप लोग कैलकुलेटर निकाल लें, आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये प्लीज को मुझे सॉल्व कर दे। ये प्लीज आप लोग में से कोई सॉल्व कर दे। इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, Q इज इक्वल टू आई टी। ये 50 मिली एम्पेयर है। मिली का मतलब 10⁻³ ये प्रीफिक्स है, तो ये बन जाएगा 50 टाइम्स 10⁻³ टाइम जो है 6 माइक्रो सेकेंड्स है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो ये बन जाएगा, सॉरी टाइम कूलम्स मैंने लिख दिया, इट्स सेकेंड। तो इसमें ये आपके पास करंट है और ये आपके पास टाइम है। फॉर्मूला में प्लेस करें, मुझे आंसर बताएं। तो आई होप आप लोगों का यही आंसर होगा। जी सही है बेटा आपका आंसर। तो मेरे ख्याल से इक्वेशन की प्रैक्टिस हो गई, एक आइडिया हो गया आप लोगों को इक्वेशन का। उसके बाद अब नेक्स्ट फेज पे आ जाते हैं। अगर हमारे पास ये एक यूं समझ लें कि कोई एटम है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर है। फर्ज करते हैं ये एक एटम X है और ये Y है। अब हमें पता है किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इनका नंबर हमेशा बराबर होता है। और दूसरी बात कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन
और इसकी वैल्यू होती है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम्स। ये बेटा हमारे पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है ये भी बराबर होगा, दैट इज 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19। तो अगर आप देखें तो एटम एक्स में व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं और तो 2 प्रोटॉन्स हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर डिवीजन बना लूं, फर्स्ट करते हैं ये एटम एक्स है और ये वाई है, तो एटम एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं, दोनों एटम्स में एक्स और वाई में, इस तरह से। अब हम ये करते हैं कि बाय एनी मींस, किसी भी तरह से फर्ज कर लेते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, एक्स से वाई में शिफ्ट हो जाता है। वो किस तरीके से हो रहा है इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अब अगर हम इस एक्स को यहाँ पर कंसीडर करें, एक्स को इस स्टेट में आप सोचें, तो बेटा अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन्स हैं। और अगर हम y को सोचें तो y में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2 प्रोटॉन्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x में इंक्रीज हो गए और y में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। तो अगर आप देखें तो y के लिए इस y पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो गया, तो y क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो एटम y है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जो यहाँ पर x है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब हमें कैसे पता लगा ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, क्योंकि बेटा यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो गया नेगेटिव चार्ज के मुकाबले में। तो इसका मतलब x के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और y के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और अगर आप इन एटम्स को दोबारा से गौर करें तो फॉर दिस एटम x 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। यानी अगर आप ये सोचें कि किसी भी एटम के लिए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम किसी भी बॉडी के लिए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज बेटा आता है, वो चार्ज जो आता है वो इलेक्ट्रॉन्स के इम्बैलेंस की वजह से आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स चार्ज ऑन अ बॉडी। दोबारा से स्क्रैच से सोचें, आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन से या किसी भी तरीके से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला गया। जब वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है तो एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई और एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हो गई। तो जी, लॉस और गेन से भी बता सकते हैं बिल्कुल। एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो वो बेटा पॉजिटिवली चार्ज होगी, जिसने गेन किया वो नेगेटिवली चार्ज होगी। ये भी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसका मतलब इन्हीं के वर्ड्स को यूज कर लेते हैं, एक्स ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, वाई ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो नेगेटिवली चार्ज है, जिसने लूज किया वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सही है, समझ आ गई बात की। अच्छा, इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि बॉडीज किस तरह से चार्ज होती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये मैं अभी इनको डिफाइन कर रहा हूं। तो इंसुलेटर को हम डिफाइन कर रहे हैं।
ये बेटा यहाँ पर शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 प्रोटॉन्स थे। वाई पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स थे, यानी दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। अब बाय एनी मींस किसी भी तरह से एक्स में से एक इलेक्ट्रॉन वाई पे शिफ्ट हो गया। अब जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। देखो पहले दोनों बराबर थे, तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो एक्स के ऊपर क्या हुआ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 2 प्रोटॉन। तो इसका मतलब प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया नेगेटिव चार्ज पे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, यानी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी तो वो बेटा क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यानी अब अगर हम कोई भी बॉडी को सोचें कि अगर फर्स्ट करते हैं बेटा, मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करता हूँ एक स्फेयर, ठीक है, और इस पे मैं इस तरह से शो कर देता हूँ, इस स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसका मतलब क्या है, स्फेयर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। स्फेयर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। अगर इसी तरह से एक और स्फेयर बनाते हैं, इस स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा इसने, स्फेयर ने गेन किया इलेक्ट्रॉन्स को। सही है, क्लियर होगी बेटा, समझ में आई है तो मुझे प्लीज बता दें। ओके, ठीक है। तो अब बेटा नेक्स्ट में मैं डिफाइन करना चाह रहा था, हमारे पास 2 तरह के मटेरियल्स हैं, एक इंसुलेटर है और एक हमारे पास जो है बेटा ये है कंडक्टर। पहले हम इंसुलेटर को डिफाइन कर लेते हैं, सबको पता भी है बेटा, मैं फिर भी इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ये मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट पास्ड थ्रू। ये स्फेयर है, इस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेती है। तो इसका मतलब इस स्फेयर ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तब दैट्स वाई ये पॉजिटिव चार्ज है। ये स्फेयर नेगेटिवली चार्ज है, और कब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। तो इस स्फेयर ने, लेट दिस स्फेयर बी पी, स्फेयर पी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और स्फेयर आर ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी तो वो क्या होगा बेटा, उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आई होप ये क्लियर होगी ये बात ये। तो इंसुलेटर्स को मैंने डिफाइन कर दिया। तो आप में से कोई मुझे कुछ इंसुलेटर्स के नाम से, अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबने 8th 6th 7th 8th ग्रेड में इंसुलेटर्स को डिफाइन किया हुआ है। ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट पास नहीं करता वो इंसुलेटर्स है। कोई एग्जांपल बेटा मुझे मैसेज कर दे, टेक्स्ट कर दें। ग्लास, वुड, सही है, शाबाश। लेदर, कोई भी नॉन मेटल जो आपको नजर आता है, समझ में आता है। प्लास्टिक, सही है, वेरी गुड। तो अब मुझे बताएं, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू। मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कोई एग्जांपल समझा दें। मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है ना, कंडक्टर्स का तो सबको आता है। तो इसमें हम लिख देते हैं, फर्स्ट करते हैं कॉपर। मेटल्स की एग्जांपल देते हैं, कॉपर है, और कोई भी और वायर आपके जहन में आ रही हो। आयरन की वायर है, जी आयरन की वायर। वायर नहीं लिखेंगे, नाम लिखना पड़ेगा मेटल का। गोल्ड वायर्स सैटेलाइट्स में होती हैं, स्पेस शटल्स में होती हैं।
तो ये आपके पास कंडक्टर्स हो गए। आई थिंक हमें इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। इंसुलेटर और कंडक्टर्स दो तरह के मटेरियल्स हैं। अब बेटा पहले फेज में मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम कैसे चार्ज करेंगे? तो चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर इज डन बाय रबिंग, या आप कह सकते हैं बाय फ्रिक्शन। ठीक है, फर्स्ट करते हैं, ये डायग्राम आपको एक नजर आ रही है, ये इसको हम लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट करते हैं कोई क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ है, फर्स्ट कर लेते चलें। इसको समटाइम्स एग्जामिनर डस्टर का नाम भी दे रहा होता है। एंड दिस इज अ ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड है। अब ग्लास रॉड इज बीइंग रब्ड बाय वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ के साथ ये रब की जा रही है। तो सबको पता है द फ्रिक्शन बिटवीन duster and rod will produce heat। ऐसे ही है, आप अपने हाथों को दोनों को रब करें, आपको अपने हाथ फील होगा कि उनका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, गर्म फील होंगे। तो इसका मतलब फ्रिक्शन से हीट एनर्जी जनरेट होती है। तो जैसे ही डस्टर को रॉड के ऊपर रब किया तो फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। द फ्रिक्शन बिटवीन डस्टर एंड रॉड विल प्रोड्यूस heat energy। Electrons in any one body after gaining energy will move to other body। ठीक है, अब जस्टिफाई हो गया लॉजिकली 3 मार्क्स के लिए कि हाउ फ्रिक्शन रिजल्ट्स चार्जिंग ऑफ अ रॉड या कोई भी ऑब्जेक्ट दे दे तो आपने क्या कहना है एग्जामिनर को। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से सब लोग एग्री कर रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है, एंड एवरीवन एग्रीज विद दैट सेंटेंस एज वेल के एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जो वो हीट एनर्जी होगी वो कहाँ जाएगी? वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन या जो भी फ्री तो नहीं है खैर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के अंदर वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ जाएगा। तो उनका जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाएंगे। सब एग्री कर रहे हैं इस बात से? किसी के जहन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर दें। जी हसनैन, मेरे ख्याल से पूरा हफ्ता मैं कंटिन्यूस क्लास लूंगा, तो मेरे ख्याल से एक हफ्ते में हम ये सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। यस हाँ बेटा, इसको भी देख लेते, कोई इशू नहीं। देखें, एटम्स के अंदर हमारे पास ये एटम्स में ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकलेगा, क्योंकि देखो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो न्यूक्लियस से बाहर निकल सके। न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स है बेटा, इसको इससे बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन बेटा कभी भी नहीं चाहता कि वो इस ऑर्बिट के अंदर मूव करे। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोग ये चाहते हैं कि क्लास से हम बाहर रहें, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि वो जो है अपने ऑर्बिट में ना रहे और ऑर्बिट से निकल के बाहर चला जाए। फॉर दैट पर्पस इलेक्ट्रॉन नीड्स एनर्जी। तो जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो वी नो दैट फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होगी।
तो जैसे ही वो एनर्जी जनरेट होगी तो बेटा वो एनर्जी किसको मिलेगी? वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे इस मटेरियल के। इलेक्ट्रॉन जब इस मटेरियल के एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी तो वो एक बॉडी से शिफ्ट होकर दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। ठीक है, ये कुछ क्लियर हो गया? तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ही लिखने की कोशिश की। फ्रिक्शन बिटवीन डस्टर एंड रॉड विल प्रोड्यूस हीट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स इन एनी वन ऑफ द बॉडी आफ्टर गेनिंग एनर्जी विल मूव टू द अदर बॉडी। इसको बेहतर कर लीजिएगा, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन को। आई होप, मेरा ख्याल है मेरा मैसेज कन्वे हो गया। तो अगर मैं ये वाला रॉड आपको शो करूं कि आफ्टर फ्रिक्शन ये सिनेरियो अराइज कर रहा है, तो अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो जो क्लॉथ है, द क्लॉथ विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लॉथ विल बिकम नेगेटिवली चार्ज while the rod will become positively charged। एग्जामिनर ने ये हमें दिया। अच्छा, अक्सर बच्चों के जहन में बेटा ये क्वेरी होती है कि सर कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। इसका बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम शो किया, एग्जामिनर ऐसे ही आपको डायग्राम शो करेगा या आपको स्टेटमेंट में बताएगा कि कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और कौन सी गेन कर रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो ये रॉड जो है, एग्जामिनर ने इस पे पॉजिटिव साइन मार्क किया हुआ है, तो इसका मतलब डस्टर विल गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रॉड एंड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। ये बात क्लियर हो गई है बेटा? समझ आइए? किसी के जहन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे मैसेज कर दें, ठीक है ना? तो ये अब आपको समझ में आ गई, फ्रिक्शन से हम इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए कंडक्टर्स की चार्जिंग। कंडक्टर्स की चार्जिंग में हम पहले फेज में कंसीडर करेंगे कि हमारे पास ये एक मेटल स्फेयर है। इस मेटल स्फेयर को हम प्लेस करेंगे एक वुड के स्टैंड पे। ये बेटा हमने रॉड को रब किया इस क्लॉथ के ऊपर। जब हमने रॉड को क्लॉथ पे रब किया तो यहाँ पर हीट एनर्जी जनरेट हुई। उस हीट एनर्जी को रॉड के इलेक्ट्रॉन्स ने गेन करके अपने आप को शिफ्ट किया क्लॉथ के अंदर। तो क्लॉथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? लूज किए। और क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, ये क्लियर होगी बात? तो अब ये हमारे पास ये मेटल का एक रॉड है, और इस मेटल के रॉड के साथ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अर्थिंग। इसका बेटा सर्किट में सिंबल इस तरह का होगा। ठीक है, ये सर्किट सिंबल आ गया इसका। अर्थिंग में करते क्या है बेटा? अर्थिंग है क्या चीज? तो रिमूवल ऑफ इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कनेक्टिंग द चार्ज्ड बॉडी with earth by means of a wire। किसी भी पैसेज के थ्रू आपने चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करना है। तो बेटा
अब देखें, हम यहाँ स्फीयर ड्रॉ करेंगे। तो इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस स्फीयर की अर्थिंग करते हैं। अब बेटा, ये स्फीयर पी है, स्फीयर पी पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, दैट्स वाई ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब क्या होगा, अब हमने जैसे इसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया, तो बेटा अब क्या होगा, अर्थ से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे। अर्थ विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो करके आएंगे अर्थ की तरफ, और ये जो चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी को इस तरह से अगेन न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, क्या हुआ बेटा, दोबारा सोचो। ये हमारे पास चार्ज बॉडी है, ये हमारे पास चार्ज बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन ये बॉडी लूज कर चुकी है। हमने इसको वायर के थ्रू अर्थ के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, दिस इज द वायर जिससे हमने अर्थ के साथ कनेक्ट किया। अब जैसे ही अर्थ के साथ कनेक्ट किया तो अर्थ विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अर्थ ने डोनेट किए, और यहाँ पर जो कमी थी, डेफिशिएंसी थी, उस डेफिशिएंसी को ओवरकम कर दिया। तो अब आपको ये बात समझ में आई, रिमूवल ऑफ इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इम्बैलेंस था, अर्थ वायर ने, यानी हमारे पास अर्थिंग फिनोमिना में हमने क्या किया, हमने अर्थिंग फिनोमिना में इस इम्बैलेंस को रिमूव किया। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही बेटा दूसरी बॉडी नेगेटिव भी तो हो सकती है। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो तो फिर क्या होगा बेटा, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी को भी हम अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे। अब नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, तो इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे और ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द अर्थ, और ये बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, इस तरह से न्यूट्रल हो जाएगी। तो बेसिकली अर्थिंग इज अ फिनोमिना जिसमें हम किसी भी बॉडी को डिस्चार्ज करते हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने इम्बैलेंस को खत्म हो करे। तो इसका मतलब ये है कि अर्थिंग वर्ड जब आएगा तो हमारे जहन में क्या कॉन्सेप्ट आएगा, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर, या डिस्चार्जिंग ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, जो भी आप इसको वर्ड्स में कहें। ठीक है, ये बात समझे बेटा, इसका सर्किट सिंबल समझ में आया। अर्थिंग में क्या करते हो आप, बॉडी के ऊपर जो भी इम्बैलेंस है, वेदर इट्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट्स डिक्रीज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वट एवर जो भी सिनेरियो है, अर्थ जो है वो एक्युमुलेट करेगा, चार्जेस को डोनेट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। दोनों सूरतों में किसी भी तरह से वो बॉडी के ऊपर से चार्ज को रिमूव करेगा। ठीक है, अब प्लीज इस पर मुझे फीडबैक दें अपना। ठीक है, चलें, दैट्स गुड। अब बेटा ये एक चार्ज स्फेयर है, इसको मैं लेबल कर देता हूँ। ये मेरे पास एक मेटल का चार्ज स्फेयर है। बेटा ये हमारे पास एक मेटल की स्फेयर है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। अब हमने इस बॉडी को बाय मींस ऑफ अ वायर अर्थ के साथ कनेक्ट किया। तो जैसे ही हमने अर्थ के साथ कनेक्ट किया तो अर्थ ने इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, ताकि जो इस पे डेफिशिएंसी है, जो कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो ओवरकम हो जाए। और जैसे ही वो डेफिशिएंसी ओवरकम होगी तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, इस तरह से न्यूट्रल हो जाएगी, इस पे चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास दूसरी बॉडी है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी तादाद ज्यादा है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही हमने अर्थ के साथ इसको कनेक्ट किया
तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, इस बॉडी पे जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर गए, वो अर्थ की तरफ मूव कर गए, अर्थ ने उनको क्या किया, एब्जॉर्ब कर दिया। तो ये बॉडी कैसी होगी बेटा, ये बॉडी इस तरह से न्यूट्रल हो गई। तो बेसिकली अर्थिंग से हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी से चार्ज को रिमूव करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है हानिया बेटा, समझ आ गई बात की। तो ये हमारे पास जो है ये चार्ज बॉडी है, और ये मैंने यहाँ पर ये एक वुड का या प्लास्टिक का स्टैंड है। ठीक है, अब ये मेटल स्फेयर वुड या प्लास्टिक के स्टैंड पे क्यों रखी हुई है, कोई मुझे बता सकता है? इसकी क्या वजह होगी, कोई कोई सजेस्ट कर सकता है? यस, इसको हमने इंसुलेटर जो है, इस जो मेटल का स्फेयर है, ये मेटल का स्फेयर है, व्हाई दिस मेटल स्फेयर इज प्लेस्ड ऑन दिस इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर क्यों रखा है? ठीक है, यस, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। यस, विल नॉट पास द करंट, यस। जब ये बॉडी चार्ज हो जाएगी, अगर बेटा ये मेटल का स्टैंड में रखूंगा तो इस चार्ज बॉडी की अर्थिंग हो जाएगी, तो इस पे तो चार्ज आएगा ही नहीं, तो इस पे चार्ज आएगा ही नहीं इस पे। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हो गई है? ये हो सकता है ना 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि ये आपके पास क्यों है, वुड का स्टैंड क्यों है या इंसुलेटर का क्यों है। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर मैंने एक और चीज भी रखी थी कि यस दिस वन। अब बेटा ये एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन के ऊपर काम करते हैं, फिर वापस वहां जाएंगे। ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है which is brought nearer with that metal sphere। ये हम इस मेटल स्फेयर के करीब लेकर आए। अब इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड ने, ओहो ये गलत हो गया, ठहर जाए, एक मिनट बेटा मैं इसको सही कर लूं। दिस नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियरर टू द मेटल स्फेयर, ये मेटल स्फेयर के करीब आ गए। ठीक है, अब जब हम इसको मेटल स्फेयर के करीब लाए हैं, तो बेटा अब क्या होगा, अब यहाँ पर आप सबको पता है, मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ। वो क्या रिकॉल करा रहा हूँ बेटा, लाइक चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, उसके बाद नंबर 2, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बेटा कभी भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पे रहेगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ये बार बार मैं जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन की बात कर रहा था वो बात यहाँ पे अब समझ में आनी चाहिए। तो इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को जब मैं इस मेटल स्फेयर के करीब लेके आया, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है इसने क्या किया, इसने बेटा मेटल स्फेयर के अंदर क्या होंगे, मेटल स्फेयर में होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल स्फेयर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये जो मेटल रॉड है नेगेटिवली चार्ज रॉड, इसने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, इसने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया। क्या किया इसने, रिपेल किया फ्री इलेक्ट्रॉन्स को।
लाइक चार्जेस नेगेटिव, नेगेटिव को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा ना, दैट्स व्हाई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपेल होकर कहाँ जाएंगे, वो फारदेस्ट एंड पे आ गए। अब बेटा जिन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उन एटम्स पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये हमारे पास एक चार्ज रॉड है, इस चार्ज रॉड को हम इस मेटल स्फीयर के करीब लाए, तो जैसे ही बेटा हम इसको मेटल स्फीयर के करीब लाते हैं, देन व्हाट हैपेंस, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल स्फीयर आर रिपेल्ड टू द फारदेस्ट एंड, ये रिपेल हो गए फारदेस्ट एंड पे। वो एटम्स जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वो क्या हो गए, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो जो ये नेरर एंड है, ये नेरर एंड, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जो फारदेस्ट एंड है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसमें हरगिज ऐसा नहीं हुआ कि नेगेटिवली चार्ज रॉड ने पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लिया, ये बिल्कुल गलत है, इस पे कुछ स्कोर नहीं मिलेगा, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्या हुआ बेटा, यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे कि नेगेटिवली चार्ज रॉड ठीक है, नेगेटिवली चार्ज रॉड रिपेल्स फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल स्फीयर टू farthest end, causing deficiency of electrons at nearer end. Thus, nearer end is positively charged, या बस इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये दो लाइनें बहुत है, ज्यादा हो जाएगा तो और प्रॉब्लम होगा। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है, दिस वन, दोबारा से देखें, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड क्या करेगी बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इस मेटल स्फीयर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी टू द फर्देस्ट एंड। जो नेयर एंड के एटम्स हैं जिनमें से ये इलेक्ट्रॉन भाग के चले गए, वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो इस रॉड के नेयर एंड ये है और फारदेस्ट एंड ये रहा, तो नेयर एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाग गए यहाँ से, और फारदेस्ट एंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके इक्युमुलेट कर गए। एनी क्वेरी, किसी के ध्यान में कोई इससे क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। रॉड बेटा इंसुलेटर है, इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स तो टाइटली पैक्ड होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल्स में होते हैं, तो इसलिए वो मेटल्स वाले इलेक्ट्रॉन ही भागते हैं। अब बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड आ गई है, अब मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ, दिस एंड ऑफ द स्फीयर इज पी एंड दिस एंड इज आर। पी इज द नेयर एंड, आर इज द रेयर एंड, फर्देस्ट एंड। तो इसके ऊपर जो है हमें अब आपको बताना है मुझे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। कोई सेंटेंस, एक सेंटेंस टाइप करके भेज दे कोई भी जो आप लोग समझते हैं, क्या होना चाहिए। यस, सही है बेटा। फ्री electrons in sphere are attracted by positively charged rod. The
and P is एक मिनट, ठीक है जी। P इज नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल सही कहा बेटा आप लोगों ने। जी, पॉजिटिव चार्ज एट फार एंड, बिल्कुल सही है हसनैन, आपने सही कहा है। जी बेटा, आपका भी आंसर सही है बेटा रविशा। तो ये अब आपको मेरे ख्याल से कमेंट करना आ गया है इस पे, मेरे ख्याल है। अगर किसी के पास अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे मैसेज कर दे, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे समझाना सिर्फ यही चाह रहा था कि पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता। अगर नेगेटिवली चार्ज रॉड लाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा फारदेस्ट एंड पे। नियरर एंड पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाएंगे मेटल स्फीयर के करीब, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, तो नियरर एंड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द फारदेस्ट एंड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू डेफिशिएंसी। आई होप यहाँ तक ये बात क्लियर है। ठीक है, तो हम इधर वापस जा सकते हैं इस मेटल स्फीयर पे। तो बेटा ये मेटल स्फीयर है, इस मेटल स्फीयर के करीब अब मैं लेके आ रहा हूँ ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड। अब जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास यहां से हमने अर्थिंग, अब जैसे ही अर्थिंग की तो क्या होगा। तो अर्थिंग की वजह से जो हमारे पास इस एंड पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, अर्थ ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इन एटम्स पे इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कर दी, और ये एंड क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। क्योंकि इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड ने इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया हुआ है, इनको पकड़ा हुआ है, तो इसलिए आपके पास जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया हुआ है। अब जैसे ही आपने अर्थिंग की तो यहां से अर्थ ने फर्दर और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, और इस बॉडी को क्या कर दिया, इस एंड को क्या कर दिया, इस एंड को न्यूट्रल कर दिया। और उसके बाद जैसे ही आपने ये अर्थिंग को रिमूव किया तो ये सिनेरियो बन गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया बेटा, उसके बाद आपने इस रॉड को भी रिमूव किया, तो आपके पास यहाँ पर इस स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगर आप इन स्टेप्स को दोबारा से देखें, आप चार्ज रॉड को इस न्यूट्रल स्फेयर के करीब लेके गए, तो इस पॉजिटिवली रॉड चार्ज रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। उसके बाद आपने अर्थिंग की, ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी इस एंड पे थी, अर्थ ने वो कमी खत्म कर दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। फिर आपने अर्थिंग को रिमूव कर दिया तो ये सिनेरियो आ गया। फिर आपने रॉड को रिमूव किया तो ये बॉडी कंप्लीटली चार्ज हो गई विद नेगेटिव साइन। एनी क्वेरी? ठीक है, मेरा ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
अगर मैं आपको यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज रॉड दे दूं तो क्या होना चाहिए? तो यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके फर्देस्ट एंड पे चले जाएंगे, ऐसे ही होगा। फिर यहां पर आपके पास ये आप अर्थिंग कर देंगे। यस, इस फर्देस्ट एंड से इलेक्ट्रॉन भी भाग जाएंगे। यहाँ पर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स ने, नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूसली, और इलेक्ट्रॉन इधर आने नहीं दे रहे क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज रॉड क्या कर रही है, उनको रिपेल कर रही थी। तो यहाँ पर जैसे ही आपने अर्थिंग की तो यहाँ से ये एक्सेस वाले इलेक्ट्रॉन भाग गए, ये एंड न्यूट्रल हो गया। अब आपने रॉड को भी रिमूव कर दिया तो ये पूरी की पूरी आपके पास स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो गई। कोई प्रॉब्लम इसमें? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ख्याल है। अगर कोई है तो भाई प्लीज मुझे मैसेज कर दें। ऐसे बेटा कि जो नेगेटिव का मतलब है, ओवर हियर वी गॉट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, अब उनको यहाँ से मूव करने का पैसेज मिल गया और वो यहाँ से मूव करके अर्थ की तरफ चले गए। तो दैट्स वाई क्या हुआ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस थी वो खत्म हो गई और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ से अर्थ में चले गए और ये एंड इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यानी न्यूट्रल हो गया। समझे? इस रॉड ने जिन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया वो तो यहाँ आ गए थे, अब उन इलेक्ट्रॉन्स को बाय मींस ऑफ अर्थ हमने क्या किया, अर्थिंग वायर, हमने इनको यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास सिंगल कंडक्टर चार्जिंग हो गई। एक सिंपल और चीज इसमें ऐड करूंगा मैं, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ और फिर क्लास एंड करते हैं। तो ये दो स्फेयर्स हैं, दोनों स्फेयर्स को मैंने मिला दिया और इनके करीब ये मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आया। अब क्या होगा, ये स्फेयर वन है, ये स्फेयर टू है। तो स्फेयर वन से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके स्फेयर टू के फर्देस्ट एंड में आए और नियरर एंड पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रॉड मैंने क्या किया, मैंने इन स्फेयर्स को यहां से डिटैच कर दिया। जैसे ही मैंने इन स्फेयर्स को डिटैच किया उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने डिटैच करके इन स्फेयर्स को इस तरह कर दिया और ये वाला रॉड भी रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ। पहले तो इन स्फेयर्स को कनेक्ट किया आपस में, फिर ये चार्ज रॉड लेकर आए, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड थी, इसने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, ये यहाँ पे फॉरदेस्ट एंड पे चले गए। नेरर एंड पे जिन इलेक्ट्रॉन, जिन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। उसके बाद इस रॉड की प्रेजेंस में हमने इन दोनों स्फेयर्स को डिटैच किया, उसके बाद इस रॉड को रिमूव किया, तो हमारे पास ये जो स्फेयर्स थे ये हमारे पास क्या हो गए बेटा, ये स्फेयर्स हमारे पास चार्ज हो गए। ठीक है, ये स्फेयर्स हमारे पास चार्ज हो गए। तो दो स्फेयर्स कैसे चार्ज होती हैं ये हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया। ठीक है,
सिंगल स्फेयर कैसे चार्ज होगी ये भी आइडेंटिफाई किए। ये अब मैंने आपको, देखो अगर आप टेक्निक मेरी अगर मैसेज को देखो, यहाँ पे मैंने इंसुलेटर की चार्जिंग समझाई है और यहाँ पर मैंने कंडक्टर की चार्जिंग समझाई है। ठीक है, ये मैंने कंडक्टर की बेसिकली चार्जिंग समझाने की कोशिश की है। अब पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस, कोई आंसर दे। ये रॉड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये तो हो नहीं सकता, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जिन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स भागकर आए अर्थ वायर के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, यानी ये वाला स्टेप बनेगा। बट प्रेजेंस ऑफ अर्थ वायर की वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। जी, बी ऑप्शन। डी नहीं होगा बेटा। डी इसलिए नहीं होगा कि अगर ये अर्थ वायर नहीं होती, फॉर सपोज अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर दूं, तो अब ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब डी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से यहाँ पर बी ऑप्शन बनेगा। तो एक मिनट, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जी सही है बेटा, वेरी गुड। ठीक है हसनैन, जी सही है बेटा, सी ऑप्शन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग कि ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और जिन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकल कर आए वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट वे। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? जी बेटा, एक्स हैज द नेगेटिव चार्ज। जी, जितना बेटा यहाँ पर एक्स पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा, वाई पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज विद द सेम मैग्नीट्यूड, जो भी ऑप्शन है डी बता रहे हैं आप लोग। जी, डी क्या है? पॉजिटिव एंड द सेम। जी बिल्कुल सही है, डी इज द आंसर। बिल्कुल सही है। अच्छा, in an electrostatic experiment, a plastic rod is rubbed with a cloth. The cloth becomes negatively charged. The cloth becomes negatively charged. Which diagram shows the charge on the rod and describe the movement of the charge? तो the cloth becomes negatively charged. Cloth negatively charged है तो rod पे positive charge होगा। एग्री कर रहे हैं इस बात से? तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द रॉड ऑनटू द क्लॉथ। प्रोटॉन मूव, प्रोटॉन तो कभी मूव ही नहीं करता, तो बी ऑप्शन भी गलत है। ए इज द आंसर। जी सही है। ये बात सबको समझ आ गई है? प्रोटॉन, मैंने कहा ना, पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता, तो प्रोटॉन मूव नहीं करता, तो ए इज द आंसर।
यस, ये आप कर लेंगे। जस्ट लास्ट क्वेश्चन पे क्लास एंड कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 25 ये सॉल्व करते हैं। दिस स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मिली एंड मिली मींस 10 पावर -3। प्लीज, अभी मैंने शुरू में क्लास स्टार्ट में इक्वेशन बताई थी, q इज इक्वल्स टू आई टी। इन दिस q इज द चार्ज, i इज द करंट, t इज द टाइम। तो आपको करंट फाइंड करना है, इस इक्वेशन को यूज करें। अगर आपको ये इस तरह से नहीं तो प्लीज ये वाला ट्राइंगल यूज कर लें। डी ऑप्शन बता रहे हैं मुझे। तो I is equals to Q upon T. Q is 40 and T is 5 times 10 power -3। जी, डी ऑप्शन बता रहे हैं सब, तो डी इज द आंसर। तो अभी मैंने जो पढ़ाया है, आई ट्राइड के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देख लें, तो आपको इक्वेशन, करंट की इक्वेशन यूज करना भी आ गई है, आपको चार्जेस के बारे में भी आइडिया हो गया है कौन सा चार्ज किस पे होगा। जैसे अगर फर्स्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन 24 को देख लें जो अभी आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा है, तो इस पे क्या आंसर होगा, फिर क्लास एंड कर रहा हूँ मैं। जी बेटा रविश, आपका आंसर सही है। दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज, तो दिस विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस ओवर here, and over here deficiency of electron will result. So this is similar to this. Yes, D is the answer. ठीक है बेटा, तो अब हम कल भी क्लास इसी टाइम पे रखेंगे। उसमें हम इससे आगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, इससे आगे का जो काम है, जो पहली टर्म यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम, दैट इज चार्ज। सिंपली चार्ज को हमने डिफाइन सीआईज में करना है, Q इज इक्वल टू आई टी। मैथमेटिकल इसकी जो फॉर्म है उसको हमने यूज करना है, दिस वन जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये आपने लिखना है। और उसके बाद आपने एग्जामिनर को बताना है कि Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, I स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। ये चार्ज को आप वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते, रिमेंबर दैट। तो इसलिए हमेशा इसको मैथमेटिकल जो इसका एस्पेक्ट है उसको आप यूज करेंगे और उससे आप जो है इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ज की बेसिक डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तो आप लोग कैलकुलेटर निकाल लें, आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये प्लीज को मुझे सॉल्व कर दे। ये प्लीज आप लोग में से कोई सॉल्व कर दे। इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, Q इज इक्वल टू आई टी।
ये 50 मिली एम्पेयर है। मिली का मतलब 10⁻³ ये प्रीफिक्स है, तो ये बन जाएगा 50 टाइम्स 10⁻³ टाइम जो है 6 माइक्रो सेकेंड्स है। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो ये बन जाएगा, सॉरी टाइम कूलम्स मैंने लिख दिया, इट्स सेकेंड। तो इसमें ये आपके पास करंट है और ये आपके पास टाइम है। फॉर्मूला में प्लेस करें, मुझे आंसर बताएं। तो आई होप आप लोगों का यही आंसर होगा। जी सही है बेटा आपका आंसर। तो मेरे ख्याल से इक्वेशन की प्रैक्टिस होगी, एक आइडिया हो गया आप लोगों को इक्वेशन का। उसके बाद अब नेक्स्ट फेज पे आ जाते हैं। अगर हमारे पास ये एक समझ लें कि कोई एटम है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर है। फर्ज करते हैं ये एक एटम एक्स है और ये वाई है। अब हमें पता है किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इनका नंबर हमेशा बराबर होता है। और दूसरी बात कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम्स। ये बेटा हमारे पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है ये भी बराबर होगा, दैट इज 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19। तो अगर आप देखें तो एटम एक्स में व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं और तो 2 प्रोटॉन्स हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर डिवीजन बना लूँ, फर्ज करते हैं ये एटम एक्स है और ये वाई है, तो एटम एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं, दोनों एटम्स में एक्स और वाई में इस तरह से। अब हम ये करते हैं कि बाय एनी मींस किसी भी तरह से फर्ज कर लेते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, एक्स से वाई में शिफ्ट हो जाता है। वो किस तरीके से हो रहा है इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अब अगर हम इस एक्स को यहाँ पर कंसीडर करें, एक्स को इस स्टेट में आप सोचें, तो बेटा अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन्स हैं। और अगर हम y को सोचें तो y में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2 प्रोटॉन्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x में इंक्रीज हो गए और y में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। तो अगर आप देखें तो y के लिए इस y पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो गया, तो y क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो एटम y है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जो यहाँ पर x है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया।
अब हमें कैसे पता लगा ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है? क्योंकि बेटा यहाँ पर दो प्रोटॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो गया नेगेटिव चार्ज के मुकाबले में। तो इसका मतलब एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और वाई के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और अगर आप इन एटम्स को दोबारा से गौर करें तो फॉर दिस एटम एक्स वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। यानी अगर आप ये सोचें कि किसी भी एटम के लिए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम किसी भी बॉडी के लिए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज बेटा आता है, वो चार्ज जो आता है वो इलेक्ट्रॉन्स के इम्बैलेंस की वजह से आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स चार्ज ऑन अ बॉडी। दोबारा से स्क्रैच से सोचें, आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन से या किसी भी तरीके से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला गया। जब वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है तो एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई और एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हो गई। तो जी, लॉस और गेन से भी बता सकते हैं बिल्कुल। एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो वो बेटा पॉजिटिवली चार्ज होगी, जिसने गेन किया वो नेगेटिवली चार्ज होगी। ये भी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसका मतलब इन्हीं के वर्ड्स को यूज कर लेते हैं, एक्स ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, वाई ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो नेगेटिवली चार्ज है, जिसने लूज किया वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सही है, समझ आ गई बात की? अच्छा, इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि बॉडीज किस तरह से चार्ज होती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बेटा, ये मैं अभी इनको डिफाइन कर रहा हूं। तो इंसुलेटर को हम डिफाइन कर रहे हैं। ये बेटा यहाँ पर शुरू में दो इलेक्ट्रॉन्स थे और दो प्रोटॉन्स थे। वाई पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स थे, यानी दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। अब बाय एनी मींस किसी भी तरह से एक्स में से एक इलेक्ट्रॉन वाई पे शिफ्ट हो गया। अब जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। देखो पहले दोनों बराबर थे, तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो एक्स के ऊपर क्या हुआ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, दो प्रोटॉन। तो इसका मतलब प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया नेगेटिव चार्ज पे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, यानी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी तो वो बेटा क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यानी अब अगर हम कोई भी बॉडी को सोचें कि अगर फर्ज करते हैं बेटा, मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करता हूँ एक स्फेयर, ठीक है, और इस पे मैं इस तरह से शो कर देता हूँ, इस स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इसका मतलब क्या है, स्फेयर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। स्फेयर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। अगर इसी तरह से एक और स्फेयर बनाते हैं, इस स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा इसने स्फेयर ने गेन किया इलेक्ट्रॉन्स को। सही है, क्लियर होगी बेटा? समझ में आई है तो मुझे प्लीज बता दें। ओके।
ठीक है, तो अब बेटा नेक्स्ट में मैं डिफाइन करना चाह रहा था, हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स हैं, एक इंसुलेटर है और एक हमारे पास जो है बेटा ये है कंडक्टर। पहले हम इंसुलेटर को डिफाइन कर लेते हैं, सबको पता भी है बेटा, मैं फिर भी इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ये मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट पास्ड थ्रू। ये स्फेयर है, इस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेती है, तो इसका मतलब इस स्फेयर ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तब दैट्स वाई ये पॉजिटिव चार्ज है। ये स्फेयर नेगेटिवली चार्ज है, और कब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी? जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। तो इस स्फेयर ने, लेट दिस स्फेयर बी पी, स्फेयर पी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और स्फेयर आर ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, तो वो क्या होगा बेटा, उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आई होप ये क्लियर होगी ये बात। ये तो इंसुलेटर्स को मैंने डिफाइन कर दिया। तो आप में से कोई मुझे कुछ इंसुलेटर्स के नाम से, अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबने 6th 7th 8th ग्रेड में इंसुलेटर्स को डिफाइन किया हुआ है। ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट पास नहीं करता वो इंसुलेटर्स है। कोई एग्जांपल बेटा मुझे मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें। ग्लास, वुड, सही है, शाबाश। लेदर, कोई भी नॉन मेटल जो आपको नजर आता है, समझ में आता है। प्लास्टिक, सही है, वेरी गुड। तो अब मुझे बताएं, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू। मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कोई एग्जांपल समझा दें। मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है ना, कंडक्टर्स का तो सबको आता है। तो इसमें हम लिख देते हैं, फर्स्ट करते हैं कॉपर। मेटल्स की एग्जांपल देते हैं, कॉपर है, और कोई भी और वायर आपके जहन में आ रही हो। आयरन की वायर है जी, आयरन की वायर। वायर नहीं लिखेंगे, नाम लिखना पड़ेगा मेटल का। गोल्ड वायर्स सैटेलाइट्स में होती हैं, स्पेस शटल्स में होती हैं। तो ये आपके पास कंडक्टर्स हो गए। आई थिंक हमें इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। इंसुलेटर और कंडक्टर्स दो तरह के मटेरियल्स हैं। अब बेटा पहले फेज में मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम कैसे चार्ज करेंगे? तो चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर इज डन बाय रबिंग, या आप कह सकते हैं बाय फ्रिक्शन। ठीक है, फर्स्ट करते हैं, ये डायग्राम आपको एक नजर आ रही है, ये इसको हम लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट करते हैं कोई क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ है, फर्स्ट कर लेते चलें। इसको समटाइम्स एग्जामिनर डस्टर का नाम भी दे रहा होता है। एंड दिस इज अ ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड है। अब ग्लास रॉड इज बीइंग रब्ड बाय वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ के साथ ये रब की जा रही है। तो सबको पता है द फ्रिक्शन बिटवीन duster and rod will produce heat। ऐसे ही है, आप अपने हाथों को दोनों को रब करें, आपको अपने हाथ फील होगा कि उनका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, गर्म फील होंगे। तो इसका मतलब फ्रिक्शन से हीट एनर्जी जनरेट होती है। तो जैसे ही डस्टर को रॉड के ऊपर रब किया, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई।
the friction between duster and rod will produce heat energy. Electrons in any one body after gaining energy will move to other body. ठीक है, अब जस्टिफाई हो गया लॉजिकली 3 मार्क्स के लिए कि हाउ फ्रिक्शन रिजल्ट्स चार्जिंग ऑफ अ रॉड या कोई भी ऑब्जेक्ट दे दे तो आपने क्या कहना है एग्जामिनर को। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से सब लोग एग्री कर रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है एंड एवरीवन एग्रीज विद दैट सेंटेंस एज वेल के एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जो वो हीट एनर्जी होगी वो कहाँ जाएगी, वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन या जो भी फ्री तो नहीं है खैर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के अंदर वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ जाएगा। तो उनका जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाएंगे। सब एग्री कर रहे हैं इस बात से? किसी के जहन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर दें। जी हसनैन, मेरे ख्याल से पूरा हफ्ता मैं कंटिन्यूस क्लास लूंगा तो मेरे ख्याल से एक हफ्ते में हम ये सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। यस हाँ बेटा, इसको भी देख लेते, कोई इशू नहीं। देखें, एटम्स के अंदर हमारे पास ये एटम्स में ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकलेगा, क्योंकि देखो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो न्यूक्लियस से बाहर निकल सके। न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स है बेटा, इसको इससे बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन बेटा कभी भी नहीं चाहता कि वो इस ऑर्बिट के अंदर मूव करे। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसा है जैसे आप लोग ये चाहते हैं कि क्लास से हम बाहर रहें, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि वो जो है अपने ऑर्बिट में ना रहे और ऑर्बिट से निकल के बाहर चला जाए। फॉर दैट पर्पस इलेक्ट्रॉन नीड्स एनर्जी। तो जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो वी नो दैट फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होगी। तो जैसे ही वो एनर्जी जनरेट होगी तो बेटा वो एनर्जी किसको मिलेगी, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे इस मटेरियल के। इलेक्ट्रॉन जब इस मटेरियल के एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी तो वो एक बॉडी से शिफ्ट होकर दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। ठीक है, ये कुछ क्लियर हो गया? तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ही लिखने की कोशिश की। फ्रिक्शन बिटवीन डस्टर एंड रॉड विल प्रोड्यूस हीट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स इन एनी वन ऑफ द बॉडी आफ्टर गेनिंग एनर्जी विल मूव टू द अदर बॉडी। इसको बेहतर कर लीजिएगा, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन को। आई होप, मेरा ख्याल है मेरा मैसेज कन्वे हो गया। तो अगर मैं ये वाला रॉड आपको शो करूं कि आफ्टर फ्रिक्शन ये सिनेरियो अराइज कर रहा है, तो अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। तो जो क्लॉथ है, द क्लॉथ विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लॉथ विल बिकम नेगेटिवली चार्ज while the rod will become positively charged। एग्जामिनर ने ये हमें दिया। अच्छा, अक्सर बच्चों के जहन में बेटा ये क्वेरी होती है कि सर कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। इसका बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम शो किया, एग्जामिनर ऐसे ही आपको डायग्राम शो करेगा या आपको स्टेटमेंट में बताएगा कि कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और कौन सी गेन कर रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो ये रॉड जो है एग्जामिनर ने इस पे पॉजिटिव साइन मार्क किया हुआ है, तो इसका मतलब डस्टर विल गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रॉड एंड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। ये बात क्लियर होगी है बेटा, समझ आइए? किसी के जहन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे मैसेज कर दें, ठीक है ना? तो ये अब आपको समझ में आ गई, फ्रिक्शन से हम इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए
कंडक्टर्स की चार्जिंग। कंडक्टर्स की चार्जिंग में हम पहले फेज में कंसीडर करेंगे कि हमारे पास ये एक मेटल स्फेयर है। इस मेटल स्फेयर को हम प्लेस करेंगे एक वुड के स्टैंड पे। ये बेटा हमने रॉड को रब किया इस क्लॉथ के ऊपर। जब हमने रॉड को क्लॉथ पे रब किया तो यहाँ पर हीट एनर्जी जनरेट हुई। उस हीट एनर्जी को रॉड के इलेक्ट्रॉन्स ने गेन करके अपने आप को शिफ्ट किया क्लॉथ के अंदर। तो क्लॉथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लूज किए। और क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। तो अब ये हमारे पास ये मेटल का एक रॉड है और इस मेटल के रॉड के साथ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अर्थिंग। इसका बेटा सर्किट में सिंबल इस तरह का होगा। ठीक है, ये सर्किट सिंबल आ गया इसका। अर्थिंग में करते क्या है बेटा, अर्थिंग है क्या चीज, तो रिमूवल ऑफ इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय connecting the charged body with earth by means of a wire। किसी भी पैसेज के थ्रू आपने चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करना है। तो बेटा अब देखें, हम यहाँ स्फीयर ड्रॉ करेंगे। तो इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस स्फीयर की अर्थिंग करते हैं। अब बेटा ये स्फीयर पी है, स्फीयर पी पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दैट्स वाई ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब क्या होगा, अब हमने जैसे इसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया तो बेटा अब क्या होगा, अर्थ से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे। अर्थ विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो करके आएंगे अर्थ की तरफ। और ये जो चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी को इस तरह से अगेन न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, क्या हुआ बेटा, दोबारा सोचो। ये हमारे पास चार्ज बॉडी है, ये हमारे पास चार्ज बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन ये बॉडी लूज कर चुकी है। हमने इसको वायर के थ्रू अर्थ के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, दिस इज द वायर जिससे हमने अर्थ के साथ कनेक्ट किया। अब जैसे ही अर्थ के साथ कनेक्ट किया तो अर्थ विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अर्थ ने डोनेट किए। और यहाँ पर जो कमी थी, डेफिशिएंसी थी, उस डेफिशिएंसी को ओवरकम कर दिया। तो अब आपको ये बात समझ में आई, रिमूवल ऑफ इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इम्बैलेंस था, अर्थ वायर ने, यानी हमारे पास अर्थिंग फिनोमिना में हमने क्या किया, हमने अर्थिंग फिनोमिना में इस इम्बैलेंस को रिमूव किया। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही बेटा दूसरी बॉडी
नेगेटिव भी तो हो सकती है। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो तो फिर क्या होगा बेटा? तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी को भी हम अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे। अब नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, तो इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे और ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द अर्थ, और ये बॉडी क्या हो जाएगी बेटा? इस तरह से न्यूट्रल हो जाएगी। तो बेसिकली अर्थिंग इज अ फिनोमिना जिसमें हम किसी भी बॉडी को डिस्चार्ज करते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने इम्बैलेंस को खत्म हो करे। तो इसका मतलब ये है कि अर्थिंग वर्ड जब आएगा तो हमारे जहन में क्या कॉन्सेप्ट आएगा? डिस्चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर, या डिस्चार्जिंग ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, जो भी आप इसको वर्ड्स में कहें। ठीक है, ये बात समझे बेटा? इसका सर्किट सिंबल समझ में आया? अर्थिंग में क्या करते हो आप? बॉडी के ऊपर जो भी इम्बैलेंस है, वेदर इट्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट्स डिक्रीज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वट एवर जो भी सिनेरियो है, अर्थ जो है वो एक्युमुलेट करेगा, चार्जेस को डोनेट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। दोनों सूरतों में किसी भी तरह से वो बॉडी के ऊपर से चार्ज को रिमूव करेगा। ठीक है, अब प्लीज इस पर मुझे फीडबैक दें अपना। ठीक है, चलें, दैट्स गुड। अब बेटा ये एक चार्ज स्फेयर है, इसको मैं लेबल कर देता हूँ। ये मेरे पास एक मेटल का चार्ज स्फेयर है। बेटा ये हमारे पास एक मेटल की स्फेयर है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कम है। ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। अब हमने इस बॉडी को बाय मींस ऑफ अ वायर अर्थ के साथ कनेक्ट किया। तो जैसे ही हमने अर्थ के साथ कनेक्ट किया तो अर्थ ने इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, ताकि जो इस पे डेफिशिएंसी है, जो कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो ओवरकम हो जाए। और जैसे ही वो डेफिशिएंसी ओवरकम होगी तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? इस तरह से न्यूट्रल हो जाएगी, इस पे चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास दूसरी बॉडी है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है? इस पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी तादाद ज्यादा है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही हमने अर्थ के साथ इसको कनेक्ट किया तो हमारे पास क्या हुआ बेटा? इस बॉडी पे जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर गए? वो अर्थ की तरफ मूव कर गए, अर्थ ने उनको क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये बॉडी कैसी होगी बेटा? ये बॉडी इस तरह से न्यूट्रल हो गई। तो बेसिकली अर्थिंग से हम क्या करते हैं? किसी भी बॉडी से चार्ज को रिमूव करते हैं। ठीक है भाई? ठीक है हानिया बेटा, समझ आ गई बात की? तो ये हमारे पास जो है ये चार्ज बॉडी है, और ये मैंने यहाँ पर ये एक वुड का या प्लास्टिक का स्टैंड है। ठीक है, अब ये मेटल स्फेयर वुड या प्लास्टिक के स्टैंड पे क्यों रखी हुई है? कोई मुझे बता सकता है इसकी क्या वजह होगी? कोई कोई सजेस्ट कर सकता है? यस, इसको हमने इंसुलेटर जो है, इस जो मेटल का स्फेयर है, ये मेटल का स्फेयर है। व्हाई दिस मेटल स्फेयर इज प्लेस्ड ऑन दिस इंसुलेटिंग स्टैंड? इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर क्यों रखा है? ठीक है, यस, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। यस, विल नॉट पास द करंट, यस। जब ये बॉडी चार्ज हो जाएगी, अगर बेटा ये मेटल का स्टैंड में रखूंगा तो इस चार्ज बॉडी की अर्थिंग हो जाएगी, तो इस पे तो चार्ज आएगा ही नहीं। तो इस पे चार्ज आएगा ही नहीं इस पे। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हो गई है? ये हो सकता है ना 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि ये आपके पास क्यों है, वुड का स्टैंड क्यों है, या इंसुलेटर का क्यों है। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर मैंने एक और चीज भी रखी थी कि यस दिस वन। अब बेटा ये एक सिचुएशन है
इस सिचुएशन के ऊपर काम करते हैं, फिर वापस वहां जाएंगे। ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है which is brought nearer with that metal sphere। ये हम इस मेटल स्फेयर के करीब लेकर आए। अब इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड ने, ओहो ये गलत हो गया, ठहर जाए, एक मिनट बेटा मैं इसको सही कर लूं। दिस नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियरर टू द मेटल स्फेयर। ये मेटल स्फेयर के करीब आ गए। ठीक है, अब जब हम इसको मेटल स्फेयर के करीब लाए हैं तो बेटा अब क्या होगा। अब यहाँ पर आप सबको पता है, मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ। वो क्या रिकॉल करा रहा हूँ बेटा, लाइक चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, उसके बाद नंबर 2, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बेटा कभी भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पे रहेगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। ये बार बार मैं जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन की बात कर रहा था वो बात यहाँ पे अब समझ में आनी चाहिए। तो इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को जब मैं इस मेटल स्फीयर के करीब लेके आया तो ये जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है इसने क्या किया, इसने बेटा मेटल स्फीयर के अंदर क्या होंगे, मेटल स्फीयर में होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेटल स्फीयर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये जो मेटल रॉड है नेगेटिवली चार्ज रॉड, इसने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, इसने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया। क्या किया इसने, रिपेल किया फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। लाइक चार्जेस नेगेटिव, नेगेटिव को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा ना, दैट्स व्हाई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपेल होकर कहाँ जाएंगे, वो फारदेस्ट एंड पे आ गए। अब बेटा जिन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन एटम्स पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये हमारे पास एक चार्ज रॉड है। इस चार्ज रॉड को हम इस मेटल स्फीयर के करीब लाए, तो जैसे ही बेटा हम इसको मेटल स्फीयर के करीब लाते हैं, देन व्हाट हैपेंस, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल स्फीयर आर रिपेल्ड टू द फारदेस्ट एंड। ये रिपेल हो गया फारदेस्ट एंड पे। वो एटम्स जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो क्या हो गए, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो जो ये नेरर एंड है, ये नेरर एंड ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जो फारदेस्ट एंड है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसमें हरगिज ऐसा नहीं हुआ कि नेगेटिवली चार्ज रॉड ने पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लिया। ये बिल्कुल गलत है, इस पे कुछ स्कोर नहीं मिलेगा, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्या हुआ बेटा, यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे कि नेगेटिवली चार्ज रॉड ठीक है, नेगेटिवली चार्ज रॉड रिपेल्स फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल स्फीयर टू farthest end, causing deficiency of electrons at
nearer end, thus nearer end is positively charged। या बस इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये दो लाइनें बहुत है, ज्यादा हो जाएगा तो और प्रॉब्लम होगी। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है, दिस वन, दोबारा से देखें, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड क्या करेगी बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इस मेटल स्फीयर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी टू द फर्देस्ट एंड। जो नेयर एंड के एटम्स हैं जिनमें से ये इलेक्ट्रॉन भाग के चले गए, वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो इस रॉड के नेयर एंड ये है और फारदेस्ट एंड ये रहा। तो नेयर एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाग गए यहाँ से, और फारदेस्ट एंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके इक्युमुलेट कर गए। एनी क्वेरी, किसी के जहन में कोई से क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। रॉड बेटा इंसुलेटर है, इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स तो टाइटली पैक्ड होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल्स में होते हैं, तो इसलिए वो मेटल्स वाले इलेक्ट्रॉन ही भागते हैं। अब बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड आ गई है, अब मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ, दिस एंड ऑफ द स्फीयर इज पी एंड दिस एंड इज आर। पी इज द नियरर एंड, आर इज द रेयर एंड, फर्देस्ट एंड। तो इसके ऊपर जो है हमें अब आपको बताना है मुझे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। कोई सेंटेंस, एक सेंटेंस टाइप करके भेज दे कोई भी जो आप लोग समझते हैं, क्या होना चाहिए। यस, सही है बेटा। फ्री electrons in sphere are attracted by positively charged rod. The and P is equal। ठीक है जी, P इज नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल सही कहा बेटा आप लोगों ने। जी, पॉजिटिव चार्ज एट फार एंड, बिल्कुल सही है हसनैन, आपने सही कहा है। जी बेटा, आपका भी आंसर सही है बेटा रविशा। तो ये अब आपको मेरे ख्याल से कमेंट करना आ गया है इस पे, मेरे ख्याल है। अगर किसी के पास अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे मैसेज कर दे, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे समझाना सिर्फ यही चाह रहा था कि पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता। अगर नेगेटिवली चार्ज रॉड लाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा फॉरदेस्ट एंड पे, नियरर एंड पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाएंगे मेटल स्फीयर के करीब तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, तो नियरर एंड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द फारदेस्ट एंड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू डेफिशिएंसी। आई होप यहाँ तक ये बात क्लियर है। ठीक है, तो हम इधर वापस जा सकते हैं इस मेटल स्फीयर पे।
तो बेटा ये मेटल स्फेयर है, इस मेटल स्फेयर के करीब अब मैं लेके आ रहा हूं ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड। अब जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास यहां से हमने अर्थिंग, अब जैसे ही अर्थिंग की तो क्या होगा? तो अर्थिंग की वजह से जो हमारे पास इस एंड पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, अर्थ ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इन एटम्स पे इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कर दी और ये एंड क्या हो गया? ये न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड ने इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया हुआ है, इनको पकड़ा हुआ है। तो इसलिए आपके पास जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया हुआ है। अब जैसे ही आपने अर्थिंग की तो यहां से अर्थ ने फर्दर और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और इस बॉडी को क्या कर दिया? इस एंड को क्या कर दिया? इस एंड को न्यूट्रल कर दिया। और उसके बाद जैसे ही आपने ये अर्थिंग को रिमूव किया तो ये सिनेरियो बन गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया बेटा? उसके बाद आपने इस रॉड को भी रिमूव किया तो आपके पास यहाँ पर इस स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगर आप इन स्टेप्स को दोबारा से देखें, आप चार्ज रॉड को इस न्यूट्रल स्फेयर के करीब लेके गए तो इस पॉजिटिवली रॉड चार्ज रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। उसके बाद आपने अर्थिंग की, ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी इस एंड पे थी, अर्थ ने वो कमी खत्म कर दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। फिर आपने अर्थिंग को रिमूव कर दिया तो ये सिनेरियो आ गया। फिर आपने रॉड को रिमूव किया तो ये बॉडी कंप्लीटली चार्ज हो गई विद नेगेटिव साइन। एनी क्वेरी? ठीक है, मेरा ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं आपको यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज रॉड दे दूं तो क्या होना चाहिए? तो यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके फर्देस्ट एंड पे चले जाएंगे, ऐसे ही होगा। फिर यहां पर आपके पास ये ये आप अर्थिंग कर देंगे। यस, इस फर्देस्ट एंड से इलेक्ट्रॉन भी भाग जाएंगे। यहाँ पर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स ने, नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूसली, और इलेक्ट्रॉन इधर आने नहीं दे रहे क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज रॉड क्या कर रही है? उनको रिपेल कर रही थी। तो यहाँ पर जैसे ही आपने अर्थिंग की तो यहाँ से ये एक्सेस वाले इलेक्ट्रॉन भाग गए, ये एंड न्यूट्रल हो गया। अब आपने रॉड को भी रिमूव कर दिया तो ये पूरी की पूरी आपके पास स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज हो गई। कोई प्रॉब्लम इसमें? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ख्याल है। अगर कोई है तो भाई प्लीज मुझे मैसेज कर दें। ऐसे बेटा कि जो नेगेटिव का मतलब है, ओवर हियर वी गॉट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, अब उनको यहां से मूव करने का पैसेज मिल गया।
और वो यहाँ से मूव करके अर्थ की तरफ चले गए। तो दैट्स वाई क्या हुआ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस थी वो खत्म हो गई, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ से अर्थ में चले गए, और ये एंड इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यानी न्यूट्रल हो गया। समझे? इस रॉड ने जिन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया वो तो यहाँ आ गए थे। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को बाय मींस ऑफ अर्थ हमने क्या किया, अर्थिंग वायर, हमने इनको यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास सिंगल कंडक्टर चार्जिंग हो गई। एक सिंपल और चीज इसमें ऐड करूंगा मैं, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ और फिर क्लास एंड करते हैं। तो ये दो स्फेयर्स हैं, दोनों स्फेयर्स को मैंने मिला दिया और इनके करीब ये मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आया। अब क्या होगा, ये स्फेयर 1 है, ये स्फेयर 2 है। तो स्फेयर 1 से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके स्फेयर 2 के फॉरदेस्ट एंड में आए, और नियरर एंड पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रॉड मैंने क्या किया, मैंने इन स्फेयर्स को यहां से डिटैच कर दिया। जैसे ही मैंने इन स्फेयर्स को डिटैच किया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने डिटैच करके इन स्फेयर्स को इस तरह कर दिया, और ये वाला रॉड भी रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ। पहले तो इन स्फेयर्स को कनेक्ट किया आपस में, फिर ये चार्ज रॉड लेकर आए। ये नेगेटिवली चार्ज रॉड थी, इसने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, ये यहाँ पे फॉरदेस्ट एंड पे चले गए। नेयर एंड पे जिन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। उसके बाद इस रॉड की प्रेजेंस में हमने इन दोनों स्फेयर्स को डिटैच किया, उसके बाद इस रॉड को रिमूव किया। तो हमारे पास ये जो स्फेयर्स थे, ये हमारे पास क्या हो गए बेटा, ये स्फेयर्स हमारे पास चार्ज हो गए। ठीक है, ये स्फेयर्स हमारे पास चार्ज हो गए। तो दो स्फेयर्स कैसे चार्ज होती हैं, ये हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया। ठीक है, सिंगल स्फेयर कैसे चार्ज होगी ये भी आइडेंटिफाई किया। ये अब मैंने आपको, देखो अगर आप टेक्निक मेरी अगर मैसेज को देखो, यहाँ पे मैंने इंसुलेटर की चार्जिंग समझाई है और यहाँ पर मैंने कंडक्टर की चार्जिंग समझाई है। ठीक है, ये मैंने कंडक्टर की बेसिकली चार्जिंग समझाने की कोशिश की है। अब पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस, कोई आंसर दे। ये रॉड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हो नहीं सकता। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जिन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स भागकर आए अर्थ वायर के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, यानी ये वाला स्टेप बनेगा। बट प्रेजेंस ऑफ अर्थ वायर की वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। जी, बी ऑप्शन। डी नहीं होगा बेटा, डी इसलिए नहीं होगा कि अगर ये अर्थ वायर नहीं होती, फॉर सपोज अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर दूं,
तो अब ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब डी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से डी ऑप्शन सही है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से यहाँ पर बी ऑप्शन बनेगा। तो एक मिनट, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जी सही है बेटा, वेरी गुड। ठीक है हसनैन, जी सही है बेटा, सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग कि ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और जिन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकल कर आए वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट वे। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? जी बेटा, एक्स हैज a नेगेटिव चार्ज। जी, जितना बेटा यहाँ पर एक्स पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा, वाई पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज विद द सेम मैग्नीट्यूड, जो भी ऑप्शन है डी बता रहे हैं आप लोग। जी, डी क्या है, पॉजिटिव एंड द सेम। जी बिल्कुल सही है, डी इज द आंसर, बिल्कुल सही है। अच्छा, in an electrostatic experiment, a plastic rod is rubbed with a cloth. The cloth becomes negatively charged. The cloth becomes negatively charged. Which diagram shows the charge on the rod and describe the movement of the charge? तो the cloth becomes negatively charged. Cloth negatively charged है, तो rod पे positive charge होगा। एग्री कर रहे हैं इस बात से? तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द रॉड ऑनटू द क्लॉथ। प्रोटॉन मूव, प्रोटॉन तो कभी मूव ही नहीं करता, तो बी ऑप्शन भी गलत है, ए इज द आंसर। जी सही है, ये बात सबको समझ आ गई है। प्रोटॉन, मैंने कहा ना, पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता, तो प्रोटॉन मूव नहीं करता, तो ए इज द आंसर। यस, ये आप कर लेंगे। जस्ट लास्ट क्वेश्चन पे क्लास एंड कर लें, ये वाला क्वेश्चन नंबर 25, ये सॉल्व करते हैं। दिस स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मिली, and milli means 10 power minus 3। प्लीज, अभी मैंने शुरू में क्लास स्टार्ट में इक्वेशन बताई थी, Q is equals to IT। In this, Q is the charge, I is the current, T is the time। तो आपको करंट फाइंड करना है, इस इक्वेशन को यूज करें। अगर आपको ये इस तरह से नहीं, तो प्लीज ये वाला ट्राइंगल यूज कर लें। डी ऑप्शन बता रहे हैं मुझे। तो I is equals to Q upon T। Q is 40 and T is 5 times 10 power minus 3। जी, डी ऑप्शन बता रहे हैं सब, तो डी इज द आंसर। तो अभी मैंने जो पढ़ाया है, आई ट्राइड के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देख लें, तो आपको इक्वेशन, करंट की इक्वेशन यूज करना भी आ गई है, आपको चार्जेस के बारे में भी आइडिया हो गया है, कौन सा चार्ज किस पे होगा।
जैसे अगर फर्ज करते हैं इसी क्वेश्चन 24 को देख लें जो अभी आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा है, तो इस पे क्या आंसर होगा, फिर क्लास एंड कर रहा हूं मैं। जी बेटा रविश, आपका आंसर सही है। दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज, तो दिस विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस ओवर here, and over here deficiency of electron will result. So this is similar to this. Yes, D is the answer.